नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की तारीख का ऐलान। 20 नवंबर को होगी वोटिंग, 23 को आएंगे नतीजे। राजनीतिक दलों ने भागदौड़ की तेज। हल्द्वानी में सीएम धामी ने किया 172 करोड़ की 18 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। सिटी फॉरेस्ट का किया शुभारंभ। कैंसर हॉस्पिटल और शहर के मिनी स्टेडियम का भी लोकार्पण। उत्तरकाशी गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह चौहान पहुंचे धौनंतरी जनता मिलन कार्यक्रम में की शिरकत। 62 लाभार्थियों को बांटे पीएम आवास योजना की धनराशि के चेक। उत्तरकाशी के बड़कोट में पानी की समस्या से जुड़ी जनहित याचिका पर हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने पेयजल सचिव और निदेशक से मांगा 3 सप्ताह में जवाब। कहा यह समस्या पूरे प्रदेश की। और त्योहारों के मद्देनजर मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा। रुड़की में नकली पनीर की शिकायत पर गोदाम खाद्य विभाग का छापा। 10 क्विंटल पनीर किया बरामद। सैंपल जांच के लिए भेजा। उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा चुनाव की तिथि तय हो गई है। 20 नवंबर को चुनाव होगा और 23 तारीख को मतों की गिनती होगी। चुनाव आयोग के उपचुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जल्दी ही उपचुनाव के लिए दावेदार उम्मीदवारों का लिस्ट ऊपर केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड को भेजा जाएगा और केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड जल्दी ही कैंडिडेट की घोषणा करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। जिले से जो नाम आए थे मेरे द्वारा स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर से वर्चुअली भी और फोन के माध्यम से भी बातचीत हुई है। आज दिन तक किसी भी समय अपना स्टेट का पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो डिसीजन है पैनल बनाकर हम केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड में भेज देंगे और केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड बहुत जल्दी प्रत्याशी की विजय रूप से घोषणा करेगा। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 172 करोड़ की 18 योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल और सांसद अजय भट्ट सहित कई विधायक मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमरानी बांध परियोजना के प्रभावितों को अनुमन्य मुआवजा राशि वितरित की। इसके अलावा सिटी फॉरेस्ट का शुभारंभ किया। साथ ही कैंसर हॉस्पिटल और शहर के मिनी स्टेडियम का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से जमरानी बांध बहुप्रतीक्षित योजना को हरी झंडी मिल चुकी है और 2050 तक हल्द्वानी शहर के पेयजल और तराई भाबर की सिंचाई की संपूर्ण व्यवस्था इस बांध से होगी। मुख्यमंत्री ने इस बांध परियोजना में अपनी भूमि देने वाले हर प्रभावितों का भी आभार व्यक्त किया। देखिए, बहुत लंबे समय से जमरानी बांध परियोजना स्वीकृत हो इसकी सबको प्रतीक्षा थी और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, आप सब लोगों ने सुना होगा कि हम तो बहुत छोटे थे। 5 दशक से भी ज़्यादा समय से लोग इस योजना की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन ये ऐतिहासिक काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में स्वीकृत हुआ, क्योंकि उनको हमारे राज्य से विशेष लगाव है। उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है और ये बहुप्रतीक्षित जमरानी बांध परियोजना हमको उन्होंने स्वीकृत करके दी। हल्द्वानी के बी इंटर कॉलेज परिसर में 5 दिवसीय कुमाऊं द्वारा महोत्सव शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर की। कुमाऊं द्वारा महोत्सव की पहली शाम प्रख्यात गायिका मैथिली ठाकुर के नाम रही। मैथिली ठाकुर ने अपने सुंदर भजनों और कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीतों को सुनाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आयोजकों ने बताया कि 5 दिनों तक
चलने वाले कुमाऊं द्वारा महोत्सव में उत्तराखंड के 1 दर्जन से ज्यादा लोक गायक अपनी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे मैं पहली बार कुमाऊनी गढ़वाली जो भाषी लोग हैं उनके बीच में अपने भजनों को लेकर उपस्थित रहूँगी, तो मैं काफ़ी खुश हूँ। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है। मैं क्या बताऊँ, शब्द ही कम पड़ रहे हैं कि मैं क्या एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ। युवा लोग गायक हैं, युवा अतिथियों लोग का गायक हैं, आगमन युवा नर्तक हमारे मनों में और उल्लास आप भर देख रहे रहा हैं है। ये तो सारे युवा हमारे विधायक कहीं ना कहीं हमारी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। स्नेहिल भाव हमारे जो सीजनल गीत चलते हैं, सीजनल बसंत के मौसम का, बारिश के मौसम का, जाड़ों के दिनों का, हर तरह की जो हमारी संस्कृतियां हैं वो आज यहाँ पर उजागर होंगी। जो नई पीढ़ी है उसको जो पुरानी पीढ़ी है हमारी वो साक्षात्कार कराती है कि ताकि वो लोग इससे कुछ सीखें और आने वाले दिनों में वो इनहेरिट करें इसको। यहाँ जो प्रतिष्ठान लगे हुए हैं अच्छा, एक गाड़ी हमारे इंजीनियर साहब के है जिनको यहाँ जो प्रतिभाएं हैं आने वाली जो हमारी पौध है, जो हमारी जनरेशन है, हटाना उसके होगा लिए थोड़ा बहुत लेकिन उन्हें उत्तरकाशी गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह चौहान गाजना क्षेत्र के धौंतरी वन विश्राम गृह में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विधायक ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 62 लाभार्थियों को गृह प्रवेश की चेक राशि का वितरण किया। आवास योजना में 1,52,515 रुपए की धनराशि आवास बनाने के लिए स्वीकृत हुई, जिसमें लाभार्थी परिवार को गृह प्रवेश हेतु प्रत्येक व्यक्ति को 6,000 रुपए की धनराशि के चेक वितरित किए। विधायक गंगोत्री सुरेश सिंह चौहान ने कहा कि गरीब कल्याण के लिए हमारी सरकार जहां घर विहीन परिवारों को घर की चाबी देती है, तो वहीं मुफ्त राशन, 5 लाख तक मुफ्त इलाज जैसी मूलभूत समस्याओं से लोगों को विश्वास जगाती है। इस दौरान विधायक ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को गिनाए। जो प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे यहाँ जो मकान बन चुके हैं गरीब लोगों के, उनके लिए 6,000 रुपए की जो बर्तन वगैरह के लिए जो धनराशि दी गई, उसके चेक वितरित किए गए। और लोगों में बड़ी खुशी है कि लगातार जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जो सोच है कि कोई भी व्यक्ति किसी गांव में आवास विहीन का न रहे और गरीब आदमी जो आवास नहीं बना पाते उनको आवास के लिए 1,51,500 के लगभग की धनराशि जो है उनको उनके खाते में चली गई, उनके मकान बन गए। और आज जो है ग्राम्य विकास के द्वारा ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया। इस ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा हमारे गाजना मंडल के धौंतरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह प्रवेश हेतु महिलाओं को जिन्होंने अपने मकान बना करके तैयार कर लिए हैं, उनको 6,000 रुपये की धनराशि माननीय गंगोत्री विधायक श्रीमान सुरेश चौहान जी के द्वारा वितरित की गई। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का यहाँ पर पूरी जनता की ओर से, अपने मंडल की ओर से उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। कि लाभार्थियों को जिनके आवास पूर्ण हो गए हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 6,000 रुपये की चेक राशि उनके गृह प्रवेश के लिए दी गई है। वह इस क्षेत्र में एक कैंप लगाकर माननीय विधायक श्री सुरेश सिंह चौहान जी के कर कमलों द्वारा उनको वितरित की गई है और विधायक जी द्वारा उनको बधाई भी दी गई है। और आगे जो नए आवास मिलने हैं उनके लिए ये बताया गया है कि केवल पात्र व्यक्ति जो आवास विहीन हैं, जिनके घर टूट रखे हैं या जिनकी बहुत दयनीय स्थिति है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर होटल, ढाबों जैसे व्यावसायिक संस्थानों में खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाओं के वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मामला आते ही उनके निर्देशों के मुताबिक पुलिस महानिदेशक
अभिनव कुमार ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है, जिसके बाद भाजपा के मीडिया प्रभारी मानवीर सिंह चौहान का कहना है कि प्रदेश में कोई भी अप्रिय घटना और अराजक तत्वों पर सरकार की पैनी नजर है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का कहना है, पहले तो ऐसे प्रकरण उत्तराखंड में होने नहीं चाहिए और हुए हैं तो लॉ एंड ऑर्डर के तहत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, लेकिन पूरी सरकार और पुलिस प्रशासन एक ही मुद्दे के पीछे पड़ा हुआ है। निश्चित रूप से ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों को किसी भी हालत में क्षमा नहीं किया जा सकता है और इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और पूरे पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूं कि उनके द्वारा इस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और ऐसे लोगों को जो भी दोषी पाए जाते हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और मैं तो अपनी सरकार से ये भी अनुरोध करूंगा कि जो पहचान जो चाहे किसी होटल में, ढाबे में, किसी भी उस पर अगर कोई काम कर रहा है तो निश्चित रूप से उसकी पहचान होनी चाहिए और उसके एक पहचान पत्र भी जारी किया जाना चाहिए। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है ये जो कुछ भी प्रकरण यहाँ उत्तराखंड में हुआ वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब हुआ है तो उस पर निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो कानून व्यवस्था ले। पर दिक्कत क्या आ रही है कि सारे मुद्दों को दरकिनार रखते हुए ये फोकस हो गया पूरी सरकार का, पूरी एनर्जी इसकी तरफ झोंक दी जा रही है। क्या और मुद्दे नहीं है प्रदेश के अंदर? क्या गणेश जोशी का आय से अधिक संपत्ति कोई कम गंभीर मामला है? क्या प्रदेश में नाबालिग बच्चियों के संग, मूक बधिर बच्चियों के संग जो गैंगरेप हो रहे हैं वो कम गंभीर मामला है? क्या प्रदेश में जिस तरह से आप जो है स्कूलों और कॉलेजेस को बंद करने की तैयारी और उनके अंदर चल रहे पाठ्यक्रमों को बंद करने की तैयारी कर रहे हैं वो कम गंभीर मामला है? और फिलहाल के लिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पिथौरागढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पैतृक गांव हड़खोला पहुंचे जिला अधिकारी विनोद गोस्वामी का स्थानीय ग्रामीणों द्वारा ढोल नगाड़ा बजाकर स्वागत किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा हरिचंद स्वामी मंदिर में 1,99,00,000 रुपए की लागत से किए गए सौंदर्यकरण और 1,22,00,000 की लागत से नवनिर्मित अतिथि कक्ष हाल के कार्यों का जायजा लिया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान हड़खोला गुड्डू धामी से कहा कि हड़खोला मंदिर परिसर के पास और आसपास की बंजर पड़ी भूमि को विभाग को उपलब्ध करवाए ताकि उक्त भूमि पर कृषि उद्यान विभाग द्वारा काम किया जा सके। उन्होंने उद्यान अधिकारी को उक्त भूमि में कीवी, सेब की पौध लग सके इस योजना हेतु योजना बनाकर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंदिर परिसर में जल्दी ही एक आर्किटेक्ट को भेजकर अन्य भी सौंदर्यकरण के काम करवाए जाएंगे। जिलाधिकारी द्वारा हड़खोला ग्राम का स्थलीय निरीक्षण कर स्थानीय जनता से उनका हालचाल जाना गया। हड़खोला के लिए जो विभिन्न विकास कार्य हो रहे हैं उनका निरीक्षण करना था। तो सड़क का जो कटिंग वगैरह का कार्य है जो बंदलीमा से हड़खोला तक का जारी है और आगे फिर और इसका फर्दर एक्सटेंशन है माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा में, उसको देखने के लिए आए थे और इसका कितना कार्य अभी शेष है। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है खासतौर से मुख्य जो हाईवे है उससे लगभग 3-4 किलोमीटर के लगभग का है। तो क्या यहाँ पर कुछ पर्यटन की गतिविधियाँ और हो सकती हैं, क्योंकि अभी हमारे पूरे क्षेत्र में जब से आदि कैलाश यात्रा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है तो यहाँ से बहुत सारे पर्यटक जाते हैं। तो उनको किस तरीके से इस क्षेत्र में भी डाइवर्ट किया जा सकता है और यहाँ छोटे छोटे होम स्टे या अन्य कोई गतिविधियाँ हो सकती हैं, इस पर काम करने की ज़रूरत है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से 15 अक्टूबर तक प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए, लेकिन लोहाघाट में मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड, रिचार्ज हब होटल, एनएच के कार्यालयों के पास कई जानलेवा गड्ढे लंबे समय से बने हुए हैं, जिनमें कई दोपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो है कल तक का जो समय था पूरे प्रदेश की सड़कों को गड्ढा जो है मुक्त बनाने का, उन गड्ढों को भरने का जो है इन्होंने अपनी कार्यदायी संस्था और एनएच विभाग और पीडब्ल्यूडी को दिया हुआ था। लेकिन यह जो है लोहाघाट में तो कहीं से कहीं तक यह नज़र नहीं आया कि कोई भी ऐसी संस्था या कोई भी ऐसा विभाग जो इन गड्ढों को भर सके, क्योंकि यह हमारी टनकपुर तवाघाट एक मुख्य सड़क है और हमारी सीमांत जो है चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली यह सड़क है। तो सैन्य क्षेत्र से और यातायात के आवागमन से जो है यहाँ पर यह मुख्य सड़क है और यहाँ पे गड्ढे जो है सरिया में भी दिख रहे हैं। वाकई में इसमें मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है उसकी वाकई में इसमें जो है इन लोगों ने घोर लापरवाही की। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणाएं थी वो बिल्कुल हवाई साबित हो रही हैं, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर एक जानलेवे गड्ढे बने हुए हैं तो इससे कितने लोगों के यहाँ पर दुर्घटना होने का आशंका बना रहता है। हमेशा आए दिन दुर्घटनाएं होती जा रही हैं, जो कि अत्यंत खेद का विषय है कि शासन प्रशासन के द्वारा इस तरह की कोई भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जाए। उत्तराखंड में 14 सितंबर को आई भारी बारिश के कारण करीब 400 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई थी। आपदा विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद बंद बड़ी सड़कों को लगातार खोलने का प्रयास कर रहा है। आज के समय में करीब सारी सड़कों को खोल दिया गया है और अब ग्रामीण सड़क ही रह गई हैं जो बंद हैं। इन बंद बड़ी सड़कों के बारे में आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि कुछ ग्रामीण सड़कें 50 से 100 मीटर तक वाश आउट हो गई थी, जिसके कारण उनको बनाने में देरी हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी जगह है जहां पर नई सड़कों का निर्माण करवाने की जरूरत है और वहां लोगों से बात करके सड़क बनाने का प्रयास किया जा रहा है। 14 सितंबर को हमारी 481 सड़कें बंद थी, जिसमें से लगभग सभी सड़कों को खोल दिया गया है। कुछ ग्रामीण सड़कें हैं जो जिनके लिंक मार्ग भी उपलब्ध हैं, कहीं न कहीं से लिंक करके हम जा पा रहे हैं। ऐसी सड़कें लगभग 12 सड़कें हैं जो अभी भी बंद हैं, उसको खोलने की कार्रवाई की जा रही है। इन सड़कों पर डैमेज बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। कुछ सड़कें तो 50-50 मीटर 100 मीटर तक वॉश आउट हो गई हैं। उसमें टाइम लग रहा है, उसमें टाइम लगेगा भी 10 से 15 दिन टाइम लग सकता है, क्योंकि मेरी सभी जिलाधिकारियों से लगातार बात हो रही है। जैसे अभी भी देखा, मेरी अभी पिथौरागढ़ डीएम से बात हो रही थी, क्योंकि 6 सड़कें बंद थी, 2 सड़कें खोल दिया उन्होंने। अभी मैक्सिमम सड़कें वहीं बंद हैं। केंद्र सरकार की तरफ से पशु गणना के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप में हो रही दिक्कतों को देखते हुए हाल ही में एनडीएलएम देहरादून के रानी पोखरी क्षेत्र का निरीक्षण कर वहां के पशुओं की गिनती की। इस बात को लेकर पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर मनोज सिंघल ने कहा कि पशु गणना में मुख्य मुद्दा ऑफलाइन डेटा का था, जिसे देखते हुए एनडीएलएम की टीम ने रानी पोखरी के कोटसी गांव में आकर ऑनलाइन ऐप की टेस्टिंग की और संख्या का अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब संख्या की समीक्षा जारी है, जिसके सफल होने पर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया जाएगा। ऐप तैयार किया गया भारत सरकार के द्वारा, जिस पर पूरा पशुगणना का कार्य ऑनलाइन किया जाना है। उस ऐप में कुछ प्रॉब्लम ऑफलाइन डाटा को लेकर थी, जिसका 2 अक्टूबर को भारत सरकार की एनडीएलएम की टीम आई थी, उत्तराखंड ही आए थे, और कोटसी गांव में उन्होंने, जो कि हमारे यहाँ पे कोटसी गांव में कोई भी नेटवर्क काम नहीं करता है, ये रानी पोखरी ब्लॉक के आसपास पड़ता है, वहाँ उन्होंने उसको टेस्टिंग किया है। 2 तारीख को टीम ने पूरा डाटा कलेक्ट करके दिल्ली गए हैं, उसकी एनालिसिस चल रही है, और अगर वो सफल हो जाता है तो फिर ये ऐप जैसे ही ओके हो जाएगा, गणना कार्य आरंभ हो जाएगा। अल्मोड़ा के मोहान क्षेत्र में केंद्र सरकार का आयुष मंत्रालय का आईएमपीसीएल के नाम से दवा फैक्ट्री स्थित है। जानकारी के मुताबिक सरकार द्वारा इस फैक्ट्री का निजीकरण कर इसे बेचने की तैयारी की जा रही है। इसके विरोध में कर्मचारियों के साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग आंदोलन पर जमे हुए हैं। तो वहीं कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने
इस फैक्ट्री के निजीकरण के विरोध में निकाली जा रही पदयात्रा में कर्मचारी और कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ प्रतिभाग करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। रावत ने कहा ये फैक्ट्री उनकी शान है और इसकी स्थापना साल 1978 में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गवासी नारायण दत्त तिवारी द्वारा की गई थी। इस फैक्ट्री में बनने वाली दवाई देश और विदेश भेजी जाती थी। ये IMPCL की 2 यूनियनों द्वारा, कर्मचारियों की यूनियनों द्वारा आज ये मार्च आयोजित किया गया है। इसको बेचने के जो सरकार का निर्णय है, केंद्र सरकार का, उससे डरे हुए हैं, उसके खिलाफ इनका मार्च है। क्योंकि ये IMPCL हमारे लिए भी नाक का सवाल है और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर इसलिए है, जिस समय मैं सांसद था तो ये पहली पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है उस समय लगी थी। शंकरानंद जी और नारायण दत्त जी केंद्र सरकार के मंत्री थे और इंदिरा जी के आशीर्वाद से ये लगी थी यहाँ। तो छोटी यूनिट है मगर लाभ कमा रही है, 18-20 करोड़ हर साल लाभ कमा। देखिए, आयुष मंत्रालय का एकमात्र दवा फैक्ट्री जिसमें आयुर्वेदिक दवा, यूनानी दवा इत्यादि दवाएं बनती हैं और सन 78 में इसकी नींव माननीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने रखी थी और तब से यहाँ ये जो हमारा अनुभाग है ये लगातार प्रॉफिट में काम कर रहा है। और अब सुनने में ये आया है कि जो कर्मचारी आशंकित हैं, वहाँ के सारे कर्मचारी आशंकित हैं, जो लगभग 1000 लोग वहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उससे जुड़े हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं। और आशंका यह है कि सरकार इसको जो है इसका निजीकरण करने जा रही है, इसका विनिवेश करने जा रही है, जिसको लेकर आज हमने सरकार के विरोध में, केंद्र सरकार के विरोध में और राज्य सरकार के विरोध में कर्मचारियों के साथ और स्थानीय नागरिकों के साथ यहाँ पर हमने एक पदयात्रा निकाली है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।